बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। गांव किसान में हम आप तक वो जानकारियां पहुंचाते हैं जिनका उचित इस्तेमाल कर हमारे किसान खेती किसानी को लाभकारी बना सकें। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको जानकारी देंगे कि कैसे हमारे किसान लाल चौलाई की खेती कर अधिक उत्पादन तो प्राप्त कर ही सकते हैं, साथ ही अपने आय में वृद्धि भी देख सकते हैं। इसके बाद जानकारी देंगे मधुमक्खी पालन के बारे में और अंत में आपकी मुलाकात करवाएंगे कामयाब किसान से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के गाँव किसान की। हमारे किसान सब्जियों की खेती करना पसंद करते हैं क्योंकि नकदी फसलें होती हैं और ऐसे में हमारे किसानों को ज़्यादा लाभ भी होता है। आज हम आपको जानकारी देंगे लाल चौलाई के बारे में, जिसके लिए ये उचित समय है। ऐसे में अगर हमारे किसान पूसा की नई किस्म का इस्तेमाल करें तो अच्छा उत्पादन ले ही सकते हैं, साथ ही बाजार में इनकी मांग भी बनी रहेगी। तो कैसे हमारे किसान लाल चौलाई की खेती करें और कैसे अपने पोषक तत्वों की वजह से उपभोक्ताओं की पहली पसंद है, आइए जानते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। अच्छे स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर हमेशा यही कहते हैं कि हरी सब्जी खानी चाहिए जिसमें शरीर की जरूरतें पूरी हो सकें। हरी साग में वैसे तो कई पत्तेदार साग आती हैं, लेकिन चौलाई की बात करें तो ये दो तरह की होती हैं, एक हरी और दूसरी लाल। आजकल लोग प्रतिरोधक क्षमता को लेकर काफी सचेत हैं, इसीलिए हरी के साथ लाल चौलाई भी पसंद की जा रही है। ये जल्दी तैयार होने वाली फसल है। उन्नत किस्म की चौलाई की बुवाई के 10 दिन बाद ये ही साग मिलना शुरू हो जाता है, इसीलिए ये किसान और ग्राहक दोनों की पसंद बनती जा रही है। ये मुख्य रूप से गर्म जलवायु की फसल है। मैदानी क्षेत्रों में इसकी खेती ग्रीष्म व वर्षा ऋतु में करते हैं। फसल बेहतर बढ़वार ले, इसके लिए खाद व उर्वरक बुवाई के लगभग 3 से 4 सप्ताह पहले 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद मिट्टी में मिला देनी चाहिए। सर्दियों में फसल मिलने लगे, इसके लिए लाल चौलाई की बुआई जून जुलाई में की जाती है। सामान्य किस्म में पहली कटाई बुवाई के 25 दिन बाद की जा सकती है, वहीं उन्नत किस्म की चौलाई बुवाई के 10 दिन बाद ली जा सकती है। तो आज हम बात कर रहे हैं पूसा लाल चौलाई की। लाल चौलाई की ये आपको पता है कि ये जो सब्जी की किस्म है और इसकी पत्तियों और डंठल का सब्जी के रूप में प्रयोग होता है, जिसको कि लीफी वेजिटेबल के नाम से भी जानते हैं। और इसका चूँकि नामकरण लाल चौलाई रखा गया है, पूसा लाल चौलाई, इसका रंग लाल है इसलिए इसको लाल चौलाई कहा गया है। पौष्टिकता से भरपूर है, आयरन की प्रचुर मात्रा है, तो हमारी जो दैनिक आपूर्ति है वो आयरन की, अन्य तत्वों की, पोषक जो मिनरल्स की, वो इसमें भरपूर है। तो किसान इससे बहुत बढ़िया आय भी ले सकते हैं। इसको बुआई के 10 से 15 दिन बाद तक निकालना शुरू कर देते हैं और इसका वो किसान बंडल बना के बेचते रहते हैं। इस साल हमने एक मार्केटिंग सर्वे किया था, उसमें हमने जो पता किया अपने स्थानीय स्तर पे, ये जो हमारा पूसा संस्थान से लगे हुए मार्केट है, उसमें इसकी कीमत 25 रुपये से लेके 80 रुपये प्रति किलो तक रही। और तो इससे अगर पैदावार की बात करें तो किसानों को कम समय में, कम अवधि में अच्छी पैदावार मिल जाती है, जिससे अधिक पैसा मिल जाता है। और इस प्रजाति की खासियत यह है कि इसका बढ़वार बहुत तेज़ी से होती है और बढ़वार के साथ साथ इसका पत्तों का फैलाव बहुत अच्छा होता है। और चूँकि लीफी वेजिटेबल है इसलिए आयरन, मिनरल, इन सब से ये प्रचुर मात्रा में भरपूर है। तो अगर हम थाली की कल्पना करें तो एक थाली के लिए संपूर्ण वेजिटेबल के रूप में इसको हम स्वीकार कर सकते हैं और इसको किसान अत्यधिक लाभ इससे कमा सकता है। एक गुणवत्ता की बात करें, ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी पिक्चर की फिल्म की शूटिंग में आए हुए हों। इतनी बढ़िया और एक गुणवत्ता की फसल होती है ये। किसान जब इसको मार्केट में लेके जाता है तो जो ग्राहक है
जो क्रेता है वो भी इसकी तरफ आकर्षित होता है। तो कुल मिला के ये एक किसानों के लिए एक बहुत अच्छा एक आय का साधन हो सकता है कम समय में। तो जब भी हमारे पास 2-3 महीने की का अवधि हो, फसल अवधि बाकी हो, बीच में खाली स्थान कोई मिले, उसमें अगर हम इसको लगाएं तो अत्यधिक लाभ कमा सकते हैं। तो अभी आपने जाना लाल चौलाई के बारे में, जो कि अपने पोषक तत्वों की वजह से और कम समय में तैयार हो जाने के चलते किसानों के बीच भी काफ़ी लोकप्रिय है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की, जिसमें आज हम आपको विशेष तौर से जानकारी देंगे मधुमक्खी पालन के बारे में। कहीं मत जाइएगा, बने रहें गाँव किसान के साथ। एक छोटा सा ब्रेक। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। हमारा पशुधन में आज हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन की, जिसे अगर हम व्यावसायिक दृष्टि से देखें तो काफ़ी लोकप्रियता इसकी बढ़ती जा रही है और हमारी सरकार भी इसे प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को नए नए अनुदान भी दे रही है। खास तौर पर युवा किसान भी इसकी ओर काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं और मधुमक्खी पालन से जुड़ रहे हैं। हमारे वो किसान जो कि पारंपरिक खेती कर रहे हैं वो साथ में मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि शुरुआत में इसमें कुछ खर्चा आता है और उसके बाद इसमें खर्चा ना के बराबर है, बल्कि हमारे किसान इसे अपनाकर अधिक लाभ किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, आइए जानते हैं। मधुमक्खी पालन भूमिहीन किसानों और युवाओं के लिए आय का सबसे अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। जो किसान इस कुटीर उद्योग को शुरू करना चाहते हैं, वो छोटी सी जगह से और कम व्यय पर इसे शुरू कर सकते हैं। इस व्यवसाय में शहद के साथ साथ अन्य उत्पाद जैसे बी बैनम, बी पोलिंग, बी बैग्स, रायल जेली भी मिलते हैं। इनसे किसान मुनाफा कमाकर आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। उत्पादों से अतिरिक्त मुनाफा भी होता है। आजकल के युवा किसानों के बीच खेती और बागवानी के साथ साथ मधुमक्खी पालन का चलन तेजी से बढ़ रहा है। ये कम खर्चीला, बेहतर मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। मधुमक्खी पालन में नुकसान की आशंकाओं को कम करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं विशेषज्ञ से। मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसको कम लागत में किसान भाई आसानी से इसको शुरुआत कर सकते हैं और ये एक ऐसा व्यवसाय है कि इसमें एक बार शुरुआत करने के बाद में जो भी खर्चा आता है सिर्फ शुरुआत में आता है, उसके बाद इसमें कोई भी खर्चा लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो किसान भाइयों, क्योंकि ये समय मधुमक्खी पालन दिसंबर-नवंबर का उचित रहता है, क्योंकि आने वाला समय मधुमक्खी पालन के लिए शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है। इस समय क्योंकि ये मौसम अभी बरसात का मौसम चल रहा है, इस बरसात के मौसम में कुछ समस्या मधुमक्खी पालकों को आती है, उनके विषय में मैं उस पर प्रकाश डालना चाहूँगा। किसान भाइयों, इस समय क्योंकि बाजरे की फसल है, अगर बाजरे की फसल आपके मधुमक्खी पालक के जहाँ मधुमक्खियाँ हैं वहाँ कम हैं,
तो इसके लिए वो आर्टिफिशियल यानी कि चीनी वो देना, उनको भोजन देना चाहिए। इसके लिए 1 भाग चीनी और 1 भाग पानी मिला के दोनों को मिक्स करके किसान भाइयों को मधुमक्खियों के पास देना चाहिए। इसके अलावा कुछ समस्या आती है, जैसे आपके माइट एक कीट होता है जो सूक्ष्म जीव होता है, और इसके कारण कई बार मधुमक्खियों में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने जो मधुमक्खियां हैं उनकी निगरानी करते रहें। अगर जो है आपको माइट कीट जो सूक्ष्म जूं के आकार का होता है अगर दिखाई देता है तो उसके लिए आपको आजवान सत जो आजवाइन होती है उसका पाउडर होता है, उसको बॉक्स में 1 से 1.5 ग्राम के करीब प्रति बॉक्स देना चाहिए, और उसको ऊपर की तरफ रखना चाहिए। जो फ्रेम होते हैं फ्रेम के ऊपर रखना चाहिए, ताकि जो उसकी स्मेल है वो नीचे की साइड में जाए, ताकि माइट जो है कीट उस पर प्रकोप ना कर सके। इस समय किसान भाइयों को एक और जो है समस्या आने की, जिसको बोलते हैं हम मोथ, जो वैक्स मोथ होता है, उसकी समस्या आ सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि जो आपके छत्ते हैं उन छत्तों को, जो एक्स्ट्रा छत्ते हैं उनको स्टोर करें। स्टोर करने के पश्चात उनको अच्छी तरह से आप सुखाएं, ताकि मोथ जो है आपकी जो वैक्स मोथ है उसकी समस्या ना आ पाए। तो ये कुछ समस्या जो इस समय आपको ध्यान रखनी है, और आगे आने वाले समय में आपको मधुमक्खी पालन का काम शुरू करना है तो आप कर सकते हैं। इसके शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र या नेशनल बी बोर्ड से या किसी अन्य संस्था से आप इसका प्रशिक्षण प्राप्त करें, ताकि प्रशिक्षण आपको जानकारी पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही आप मधुमक्खी पालन का काम कर सकते हैं। जहां एक ओर किसान अपनी आय बढ़ाने की पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं, वहीं सरकार भी किसानों के आत्मनिर्भर होने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ऐसे में मधुमक्खी पालन एक सुलझा हुआ रास्ता साबित हो सकता है। तो भी आपने जाना कि किस तरीके से हमारे किसान मधुमक्खी पालन अपना सकते हैं, और ये उचित समय है जब वो इसकी शुरुआत कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर की। सर्दी के मौसम में गाय और भैंस के ब्याने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। अतः माता और बच्चों के लिए संतुलित आहार व मौसम संबंधित पर्याप्त आवास की व्यवस्था समय से कर ली जानी चाहिए। एफएमडी का टीकाकरण अगर नहीं करवाया है तो इसे अवश्य करवा लें, और बीमारी फैलने पर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन 1% से घाव को धोते रहना चाहिए। साथ ही नजदीकी पशु चिकित्सालय से सलाह जरूर लें। संभावित क्षेत्रों में एंथ्रेक्स का भी टीकाकरण करवा लेना बेहतर रहेगा। बकरियों और भेड़ों में भी इंटेरोटॉक्सिमिया का टीकाकरण करवा लेना चाहिए। बकरियों व भेड़ों में अगर पीपीआर का टीकाकरण नहीं करवाया है तो इसे भी अवश्य करवा लें। 25 ग्राम से 50 ग्राम गुड़ रोज दें। एचएस या बीक्यू की बीमारी से बचने के लिए टीका नहीं दिए गए पशुओं को टीकाकरण करवा लें। साथ ही पीड़ित पशु को पशु चिकित्सक की देखरेख में इलाज कराएं। रूटीन चक्रीय डिवार्मिंग पर ध्यान देना चाहिए। पशुओं को एसिडोसिस अफारा से बचाने के लिए संतुलित हरा चारा व दाना देना चाहिए। बच्चा देने वाली माता को संतुलित आहार व हल्का व्यायाम करवाते रहना चाहिए। इस माह तक भेड़ पालक अपनी भेड़ों से ऊन का संग्रह अवश्य कर लें। मुर्गियों के लिए सर्दी का माह सबसे अच्छा माना जाता है, अतः पर्याप्त आवश्यक टीकाकरण, आवास व आहार पर ध्यान देना चाहिए। पशुशाला को बाह्य परिजीवियों से बचाने के लिए स्प्रे या पेंटिंग एवं पशुओं के लिए डिपिंग या स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए। तो ये था इस माह का पशुपालक कैलेंडर। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी गांव किसान जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद बात करेंगे कामयाब किसान की। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह?
तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं कामयाब किसान की। कामयाब किसान में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं असम के पंकज कालिता से, जिन्होंने कॉलेज में पढ़ाने की नौकरी को छोड़कर कृषि के क्षेत्र में अपना भविष्य तलाशा। जी हाँ, ये ऐसे किसान हैं जिन्होंने चुनौतियों के सामने झुकना नहीं सीखा और अपनी लगन मेहनत से आज के दौर में अपने क्षेत्र में कामयाब किसान के तौर पर जाने जाते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इन्होंने कामयाबी हासिल की और आज उनके साथ अन्य किसान भी जुड़ रहे हैं। देखते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। गुवाहाटी से करीब 2 घंटे का सफर तय करने पर आता है गांव नलबारी। यहाँ के लोग इस गांव को किसान पंकज कालिता के नाम से जानते हैं। ये पहचान बताती है कि पंकज ने किस तरह कृषि को अपना जीवन समर्पित किया। स्नातक की पढ़ाई करने के बाद पंकज ने कॉलेज में ही पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन बढ़ती जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए ये नौकरी काफी नहीं थी। इसीलिए उन्होंने कम लागत में एक बीज भंडार खोला। बीज भंडार की सफलता से उनके घर का भरण पोषण ठीक से चलने लगा। हमारे पास रहने के लिए घर नहीं था, फार्म में बस एक छोटा सा घर था। हम लोग बरभाग से आने के बाद परंपरागत खेती करने लगे, लेकिन वो अच्छे से नहीं हो पा रही थी, मुनाफा नहीं हो पा रहा था। तब मैं और मेरे भाइयों ने मिलकर ये सोचा कि कुछ नया करना पड़ेगा। तब हम सब ने मिलकर एक बीज भंडार खोला। हम सभी का यही उद्देश्य था कि हमें उसमें कुछ मुनाफा हो, ताकि हमारा परिवार गरीबी से निकल सके और एक बेहतर जिंदगी जी सके। इसी से प्रेरित होकर पंकज ने खेती में भी जोर आजमाइश शुरू कर दी। इसके लिए पंकज ने एक फार्मर क्लब बनाया, जिसमें 4 लोग हैं। ये सभी आपस में मिलजुल कर खेती करते हैं और उपज को बाजार में बेचते हैं। पंकज बताते हैं कि ये सफर इतनी आसानी से तय नहीं कर लिया गया। इसके पीछे कई सामान्य, कई अनुभव और नई जानकारियां छिपी हैं। और इन सब में सबसे ज्यादा मदद की कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों ने। सिर्फ बैंगन बेचकर 2003 में मैंने एक बाइक खरीदी थी। वो बाइक लेने के बाद मुझे कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र और दूसरे लोगों से मिलने में और परामर्श करने में बहुत सुविधा हुई। तब नलबारी जिला के कृषि विभाग के कृषि वैज्ञानिक और जिला कृषि विभाग के लोगों से परामर्श करके मैंने और खेती करना शुरू किया। पंकज बताते हैं सरकार की ओर से भी उन्हें हर संभव सहायता मिली। उनकी इस सफलता में सरकारी योजनाओं की अहम भूमिका रही है। वो बताते हैं कि साल 2009 से लेकर अब तक वे कद्दू की खेती कर रहे हैं। इस समय करीब 400 बीघा जमीन पर कद्दू की ही फसल है। सरकार की तरफ से मुझे बहुत लाभ मिला। शुरुआती दौर में मैं जो भी खेती करता था, उससे जुड़ी कोई भी योजना हो, उसमें मेरा नाम बेनिफिशियरी के तौर पर रहता था। जैसे अगर मैं फूल की खेती कर रहा था और उससे जुड़ी कोई भी योजना होती, तो मुझे उस योजना का लाभ मिलता था। सरकार के पास बहुत सारी योजनाएं हैं, बस किसान को करना ये है कि जानकारी जुटाकर उन योजनाओं का लाभ ले सके। पर उसके लिए हमें चाहिए एकता और एकाग्रता। मेरी सफलता के पीछे सरकार की योजनाओं का बहुत बड़ा हाथ है। पंकज बताते हैं कि बाजार की मांग के हिसाब से खेती की जाए तो मुनाफा मिलना तय है। इसके लिए पंकज ने एक रणनीति तैयार की है, जो उन्हें खेत से लेकर बाजार तक में सहायता करती है। इसीलिए पंकज परंपरागत खेती के साथ साथ आधुनिक खेती कर रहे हैं। पंकज और उनके साथियों का ये व्यवसाय असम के साथ साथ अन्य राज्यों में भी पैर पसार रहा है। नलबारी में बिक्री होती है, साथ साथ में बरपेटा रोड, खारूपेटिया और गुवाहाटी के बाजार से भी खरीदार आते हैं। हमारे कद्दू असम राज्य से बाहर भी जाते हैं।
जैसे वेस्ट बंगाल। हमारे फार्मर्स क्लब ने यहाँ 400 बीघा जमीन में खेती करके साल दर साल लगभग 20 लोगों को नियुक्त करके रखा है। इसके अलावा हमारे यहाँ धान की खेती भी होती है, उसके अलावा केले की खेती और गाय है। साथ ही अलग अलग सब्जियां भी उगा रहे हैं। इसके अलावा हम और भी चीजें उगाने का विचार कर रहे हैं ताकि हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा किसान जुड़े और मुनाफा दूर तक जाए। अपने इस प्रयास में पंकज ने करीब 25 परिवारों को रोजगार दिया है। इनकी इस सफलता से प्रेरित होकर दूर दूर के किसान उनसे मार्गदर्शन लेने आते हैं। पंकज ही वो किसान हैं जिन्होंने पहली बार अपने क्षेत्र में रजनीगंधा की भी खेती की है और उससे मुनाफा कमाया है। पंकज की इन कामयाबियों के लिए उन्हें आए दिन सम्मानित भी किया जाता है। पंकज को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा पंकज को जिले और स्तर पर कई बार सम्मानित किया गया है। पंकज कलिता को आज देश के विभिन्न प्रांतों में एक किसान के तौर पर पहचानते हैं। उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नॉर्थ ईस्ट के श्रेष्ठ किसान के तौर पर जिला और राज्य के स्तर पर भी उनको कई पुरस्कार मिले हैं। उन्होंने नलबारी जिले का गौरव बढ़ाया है। उनकी सफलता में हमने एक अहम भूमिका निभाई है। उनको आज पूरे असम में फार्म मैन के नाम से जाना जाता है और आए दिन उन्हें सम्मानित किया जाता है। हमें गर्व होता है कि एक किसान हमसे जुड़ा जो आज सफलता के मुकाम पर खड़ा है और दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहा है। ये कदम आगे बढ़ाते ही जितने लोगों ने मुझे हेल्प किया, नाम बताने लगूंगा तो एक बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी। कृषि के मामले में सबने साथ दिया है और कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र में मैंने देखा कि जो भी लोग कृषि के क्षेत्र में काम करते हैं उन लोगों को काफ़ी सम्मान मिलता है। जो सम्मान शायद सबको मिलता है, लेकिन किसान के प्रति वो सम्मान एक बेहतरीन सम्मान है। अगर मैं एक नौकरी कर रहा होता वो सम्मान शायद मुझे नहीं मिलता। मेरे अब तक के सफ़र ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। लोग कहते हैं कि वो मुझसे प्रेरित होते हैं, पर मैंने सिर्फ अपना काम किया पूरी ईमानदारी के साथ। ये सुनकर अच्छा लगता है कि लोग मुझसे प्रेरित होकर सीख रहे हैं। ये पंकज के अथक श्रम का परिणाम है कि उन्हें किसान फार्म मैन के नाम से पुकारते हैं। तो ये थे पंकज कालिता की कामयाबी की कहानी, जिन्होंने बहुत ही छोटे स्तर से शुरुआत की, लेकिन आज ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां उनके गांव की पहचान उनके नाम से होती है। आशा करते हैं कि उनके जीवन की इस कहानी से आप भी कुछ ना कुछ सीख जरूर लेंगे। अगर आप चाहें तो हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस इस QR कोड को स्कैन कीजिए और हमारे YouTube चैनल से जुड़िए। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं, उनका आप ज़रूर लाभ लेंगे। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।